चलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अच्छी तरह से अल्कोहल्स और फिनॉल्स को कंप्लीट किया था। अब इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे ईथर्स। बड़ा इजी और आसान सा टॉपिक है और जल्दी खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है। देखिए ईथर्स के बारे में बात करें तो अगर मैं आपसे बात करूं ईथर्स की, ईथर का फंक्शन लोग कुछ इस तरह से होता है आर ओ आर। ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका डेफिनेशन कहूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय ईथर, तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि ईथर्स आर, ध्यान से सुनिएगा, ईथर्स आर डाई alkyl derivatives of water। कैसे? जैसे अगर हम देखते हैं वाटर तो वो होता है HOH, और अगर हम ईथर देखते हैं तो होता है ROR। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि वाटर के अंदर से अगर आप दोनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगा दे तो वो ईथर बन जाता है। तो हम ऐसे कहते हैं ईथर्स आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये ईथर का एक छोटा सा डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे ईथर्स के टाइप के बारे में, तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं ईथर्स के बारे में कि जो ईथर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। या तो हम इसे कहते हैं सिंपल ईथर्स, ठीक है, या तो फिर इसे हम कहते हैं मिक्स्ड ईथर्स। अब देखिए सिंपल ईथर का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर यानी ROR दोनों ही तरफ सेम कार्बन चेन लगी हुई हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ CH3OCH3, ठीक है, या फिर मैं कहूँ C2H5OC2H5, ठीक है, तो ये सभी जो है वो सिंपल ईथर्स या सिमेट्रिकल ईथर्स में आएंगे। और अगर मैं कहता हूँ मिक्स्ड ईथर, मिक्स्ड ईथर कैसा होता है ROR', तो ये दोनों R अलग अलग रहे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ CH3OC2H5, ठीक है, या फिर मान लेते मैंने ऐसा कुछ कह दिया कि एक तरफ मैंने बेंजीन रिंग रखी हुई है, एक तरफ O एक तरफ CH3, तो इस तरह से एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है। R' का मतलब वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इस तरह से दो तरह के ईथर होते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड वाले को अनसिमेट्रिकल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था छोटा सा ईथर्स का, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करता हूँ, नोमेनक्लेचर तो और भी आसान है। ठीक है, नोमेनक्लेचर तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में अल्काइल हैलाइड कॉमन नोमेनक्लेचर में ईथर्स को हम कैसे कहते हैं, जैसे उसका नाम है मिथाइल ईथर, इथाइल ईथर ऐसे, तो मैं इनका ही नाम लिख के बताता हूँ। जैसे इसका कॉमन नेम मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इसका नाम देखिए, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल है तो अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये तो बहुत फेमस कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं एनिसोल। अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो गया कॉमन नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको पता है इसका नाम कैसे लिखते हैं, इन्हें हम लिखते हैं अल्कोक्सी। जो अल्कोक्सी है उसके बाद में हम लिखते हैं अल्केन। इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ में जो छोटा वाला ग्रुप है उसे हम अल्कोक्सी कहते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों ही ग्रुप सेम है ना, यहाँ पर दोनों ही ग्रुप सेम है, इसलिए मैं इसे कहता हूँ मिथॉक्सी मीथेन। IUPAC नेम है, याद रखिएगा, मिथॉक्सी मीथेन इस तरह से लिखा जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, क्योंकि दोनों ही ग्रुप सेम है ना, दोनों ही ग्रुप कैसे है, सेम है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इथॉक्सी इथेन आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो इसमें से जो छोटा ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ में लिख लीजिए। जैसे इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी और ये कंपाउंड हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन में इथेन, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और इसका अगर मैं IUPAC नेम देखूँ तो एनिसोल ही कह सकते हैं IUPAC नेम, बिकॉज इट इज वेरी फेमस एक्सेप्टेड बाय IUPAC। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। असली IUPAC नेम में आप कह सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये छोटा वाला ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सी करके कहते हैं, और बड़ा वाला ग्रुप जो होता है वो पेरेंट होता है, उसका नाम पीछे लिखा जाता है। यही नोमेनक्लेचर है, हमने पहले भी बहुत बार देखा है ईथर्स का नोमेनक्लेचर, इसलिए मैं ज्यादा इस पे मेहनत लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। ईथर्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में आते हैं, बहुत आसान है। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है ईथर का, देखिए ईथर के टोटल सिर्फ 3 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत छोटा टॉपिक है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल।
ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जब मैं आपको अल्कोहल चैप्टर सिखा रहा था तो याद कीजिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें मैंने आपको सिखाया था OH बॉन्ड ब्रेकिंग एंड OR बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। फिर मैंने उसमें आपको सिखाया था डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। तो याद कीजिए अगर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल्स का तो वो अल्कीन प्रोड्यूस करके देता है, क्योंकि वो सेल्फ के खुद ही के अंदर होता है। और जब वो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल तो ईथर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 इज फ्रॉम अल्कोहल्स बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आप जरा रिवाइज करेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ऑलरेडी डन। तो ये सिर्फ एक हल्का सा डिवीजन है, देखिए क्या है, क्या अल्कोहल ROH होता है, तो उसी के जैसा एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल लीजिए ROH, ठीक है। ये दोनों अल्कोहल मॉलिक्यूल सेम ही हो सकता है या फिर अलग लेंगे तो भी चलता है, बट मोस्टली हम लोग सेम ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज H2SO4, ठीक है। तो हम लोग ने H2SO4 यूज किया था कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि डिहाइड्रेशन जो है H2SO4 यूज कर रहे हैं यहाँ पर तो इंटरमोलिकुलर होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। क्या वो डिहाइड्रेशन इस अल्कोहल के अंदर यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन यानी अल्कीन फॉर्मेशन में भी जा सकता है? हाँ। तो मैंने आपसे कहा था कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर को डिस्टिंग्विश करने का एक ही फंडा है। देखिए हर डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर आपको हीट तो करना ही होता है, बट इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब आप कर रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल में से वाटर लॉस हो, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन होता है। यहाँ पर अपने को 413 केल्विन का टेम्परेचर लगता है, ये मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। अल्कोहल चैप्टर में ये सारी चीजें मैंने बखूबी बताई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें याद ही होंगी, सिर्फ एक हल्का सा डिवीजन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए समझो इसमें से H चलेगा, इसमें से OH चलेगा, तो कंपाउंड तो आपका ईथर बन ही जाएगा और साथ में यहाँ पर मिल जाएगा वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल्स के अंदर H2SO4 ऐड करेंगे, 413 केल्विन का टेम्परेचर याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए ये है अल्कोहल मॉलिक्यूल और ये बन गया ईथर, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल्स हमने वहां पर प्रैक्टिस किए होंगे, तो यहाँ पर भी मैं एक दो एग्जांपल्स बता दूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कह दिया कि एक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है, ऑन इथाइल अल्कोहल एट 413 केल्विन, ठीक है। तो क्या आएगा, तो इथाइल अल्कोहल कैसा होता है CH3 CH2OH, या तो आप ऐसा दो बार लिख सकते हैं या तो फिर इधर सिंपली आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं H2SO4 413 केल्विन का टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए अगर दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर लॉस हो गया तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा CH3 CH2O H2 CH3, दैट इज ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल के इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन से वो बनेगा डाई इथाइल ईथर कॉमन नेम में, और IUPAC नेम अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, ठीक है। इस तरह से कुछ बड़ा सिंपल है। और यहाँ से वाटर निकालना मत भूलिएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, वाटर निकालना जरूरी है, ठीक है। 413 केल्विन का टेम्परेचर इज मस्ट, इस तरह से। तो ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। तो इस पे ज्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको ऑलरेडी आता है ये, ठीक है। तो मैं क्विकली मूव ओवर द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग में जोर देंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सिखा दिया है, ठीक है। कहाँ सिखाया है याद करो, मैंने आपको ऑलरेडी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैलोजन डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में सिखाया है, ठीक है, जहां पर हम अल्काइल हैलाइड से ईथर कन्वर्ट कर रहे थे। देखिए हमने क्या किया था, अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में जब हम हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर सीख रहे थे, वहां पर मैंने कहा था कि एक्शन ऑफ RONA, जहां पर Na प्लस होता है वो नेगेटिव होता है, इसे हम कहते हैं सोडियम अल्क ऑक्साइड, ठीक है। जब हम अल्काइल हैलाइड पर सोडियम अल्क ऑक्साइड का एक्शन करते हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर हमको NaX यानी यहाँ पर जो भी हैलोजन होगा वो सोडियम के साथ निकल करके सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। और आपको ROR ये कंपाउंड मिल जाता है जिसे हम कहते हैं ईथर, ठीक है। और इनफैक्ट ये मेथड से हम तो मिक्स्ड और सिंपल, ठीक है, दोनों ही तरह के ईथर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। याद कीजिए ये मेथड मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। कौन सी मेथड है ये? जी हाँ, ये एक नेम रिएक्शन है, सही पहचाना आपने, दैट इज विलियमसन्स सिंथेसिस,
ठीक है, यह है विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ही आसानी से आपने ये याद रखा था, एग्जाम में मैंने शायद से पूछा भी था आपको, बहुत लोगों ने अच्छी तरह से इसको आंसर भी किया था। तो ये रिएक्शन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। देखिए यही तो फायदा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि हम जितना पुराने चैप्टर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं, आगे के चैप्टर्स उतने ईजी चलते हैं। जैसे ईथर्स चैप्टर में अब तक मैंने आपको कुछ नया सिखाया ही नहीं, अब तक मैंने आपको 2 MOP सिखाए, दोनों के दोनों ऑलरेडी आपको पता थे, ठीक है। तो ये कोई नई चीजें नहीं है, सिर्फ पिछला जो है उसी का रिविजन चलते रहा है, यही आपके केमिस्ट्री के गेम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। और याद कीजिए मैंने आपको ये भी कहा था कि विलियमसन सिंथेसिस का ड्रॉबैक भी होता है, ठीक है। तो बताइए ड्रॉबैक क्या था विलियमसन सिंथेसिस का? यही कि अल्काइल हैलाइड यूज्ड शुड नॉट बी 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर अल्काइल हैलाइड जो है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन यानी ये जो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि नहीं होगा, उसके जगह अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपल्सरी 1 डिग्री ही होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है कि अल्काइल हैलाइड यूज शुड नॉट बी 2 डिग्री और 3 डिग्री, otherwise instead of substitution reaction there occurs alpha beta elimination in alkyl halide to form alkene, है ना, to form alkene बन जाएगा ना अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं और फिर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 पे। तो देखिए क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, एक एक करके तीनों सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? एक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड ऑन मिथाइल क्लोराइड। तो ठीक है, एक्शन है, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मिथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3Cl। इस पर एक्शन क्या है? सोडियम इथॉक्साइड का। तो सोडियम यानी Na, इथॉक्साइड यानी ईथ यानी 2 कार्बन, ईथ, ऑक्साइड O और सोडियम यानी Na, तो Na प्लस O माइनस, इस तरह से हो गया। ये हो जाएगा सोडियम ईथ ऑक्साइड, और ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, या फिर IUPAC में मैं लिखूं तो हो जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ही आसान सा एक्शन था। तो यहाँ पर देखिए ये भी 1 डिग्री है, तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड का 1 डिग्री होना ये बहुत जरूरी है। तो 1 डिग्री है, तो ये Na और ये Cl जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ कंपाउंड CH3O CH2 CH3 यानी इस तरह से कुछ बनेगा। तो इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। और अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 1 डन ऑलरेडी, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 में आते हैं। प्रिपेयर एनिसोल फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। एनिसोल फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। तो सबसे पहले एनिसोल का स्ट्रक्चर बना लीजिए कि वो कैसा दिखाई देता है। एनिसोल यानी क्या होता है? बेंजीन रिंग होगा और उस पर आपका लगा हुआ होगा OCH3। अगर आप इसको विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर करना चाहते हैं बेटा, तो आपके पास में सबस्ट्रेट जो है वो क्या होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और एक होना चाहिए RONA, ठीक है। अब देखिए ये जो O है, RONA का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये O आपको चाहिए, मतलब ये है इस तरह से, ठीक है। तो अभी इसका जो दोनों ग्रुप है वो आपको डिसाइड करना है कि इस वाले R में आप कौन सा ग्रुप लेना चाहते हैं और इस वाले R में आप कौन सा ग्रुप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास में विलियमसन के साथ में ये भी याद रखना होता है कि जो ड्रॉबैक है उसके अंदर जो अल्काइल हैलाइड है वो तो 1 डिग्री ही होना चाहिए, ये तो 2 डिग्री 3 डिग्री होना ही नहीं चाहिए, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए मेरी बात को, अगर मैं बेंजीन रिंग को इस में लेता हूँ, अगर मैं बेंजीन रिंग को इस R में लेना चाहता हूँ, यानी यहाँ पर मैं फिनाइल हैलाइड यूज करूँ इस तरह से कुछ, ठीक है, करेक्ट। तो मुझे इसके R में ये वाला मिथाइल ग्रुप यूज करना होगा, यानी मुझे CH3ONA यूज करना होगा। तो अगर सपोज किसी वजह से मैं ये सबस्ट्रेट यूज करता हूँ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो 2 डिग्री है, ठीक है, तो वो तो नहीं चलेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है वो एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है ना, तो आपको ऑलरेडी पता है कि दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमने बहुत आसानी से 4 रीजन देखे हैं कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अगर आप हैलाइड को
एरोमेटिक कंपाउंड में लेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। दो चीजें है, एक तो ये सेकेंड डिग्री है, ऊपर से यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों सेट आपने जो यूज किया है वो आपको सही आंसर नहीं देगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि यहाँ पर जो हैलोजन है, यहाँ पर जो हैलोजन वाला आर है उसमें मैं मिथाइल ग्रुप यूज कर लूँ, तो यहाँ पर देखिए ये यूज हो जाएगा CH3 ग्रुप। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर CH3Cl ले लिया, तो देखिए ये एलिफेटिक भी हो जाएगा, है ना, और 1 डिग्री भी हो जाएगा। और ये जो RONA है इसके लिए तो कोई स्पेशल रूल नहीं था ना, ऐसा तो नहीं कहा था कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री होना चाहिए, नहीं, ये तो कैसा भी हो सकता है, ये कंपल्सरीली 1 डिग्री ही होना चाहिए। तो अब जो मुझे बेंजीन रिंग चाहिए उसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, और हम तो ये कंपाउंड बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर जब ONA आता है इसे हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, और सोडियम फिनॉक्साइड तो बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, बहुत ही अच्छे से स्टेबिलाइज कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन उसमें है और हमने फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देखी ही। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड और इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखिए मिथाइल क्लोराइड और सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन आपस में करने से यहाँ से NaCl निकल जाएगा और इस तरह से आपको ये एनिसोल मिल जाएगा, या फिर मिथाइल बेंजीन में कहूँ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में सिलेक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट है ना वो बहुत आसान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसान तो है पर ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 3, प्रिपेयर टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कैसा दिखेगा। ईथर यानी ऑक्सीजन, एक तरफ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है जिसको मैं बताता हूँ आपको। देखो ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड होगा और 4 कार्बन वाला ग्रुप है इसलिए टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, और इस तरफ में होगा मिथाइल ग्रुप। तो देखिए ये कंपाउंड अपने को बनाने का है बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो अगर हम विलियमसन सिंथेसिस से इसका प्रिपरेशन पे जाए तो हमारे पास में सबस्ट्रेट होना चाहिए अल्काइल हैलाइड और होना चाहिए RONA। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिलने वाला है RONA में से, करेक्ट है। तो अब मुझे सिलेक्ट करना है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दोनों तरफ R ग्रुप है वो कौन से कहाँ लेने चाहिए। तो इसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और इसके एक तरफ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये R में टर्ट ब्यूटाइल लेना चाहिए या मिथाइल लेना चाहिए, कि ये R में टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल लेना चाहिए और इथर लेना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर समझ लीजिए मिथाइल ग्रुप लेता हूँ और यहाँ पर समझ लीजिए टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लेता हूँ किसी वजह से ऐसा कुछ, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, या फिर मैं अल्काइल हैलाइड वाले में टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ले लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, और मैं मिथाइल वाले को ओना में ले लेता हूँ। तो ये वाला ज्यादा अच्छे से ऑप्शन देगा या ये वाला ज्यादा अच्छे से अपना प्रिपरेशन करके देगा कंपाउंड। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, आपको ड्रॉबैक को दिमाग में रखना होगा कि अगर आप विलियमसन सिंथेसिस कर रहे हैं तो जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री ही है, पर यहाँ पर अगर आपने टर्शियरी वाला कंपाउंड अल्काइल हैलाइड में यूज कर लिया तो क्या है, ये 3 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको एलिमिनेशन होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अल्कीन मिलेगा, ना कि ये वाला प्रोडक्ट। आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाने बोला गया है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन मैंने दिया है ये गलत है, ये आपको नहीं यूज करना चाहिए। यू मस्ट टेक 1 डिग्री एज अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री एज सोडियम वाला कंपाउंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट जो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसे मैं लिखता हूँ कि अभी मुझे क्या यूज करना चाहिए। तो देखिए जो मिथाइल वाला ग्रुप है वो अल्काइल हैलाइड में लीजिए क्योंकि वो 1 डिग्री रहेगा। तो लेट मी राइट दिस इज मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, IUPAC में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन इस तरह से। ठीक है, और इसमें यूज करेंगे हम लोग अल्कोक्साइड वाला ग्रुप यानी CH3 टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड है ना। तो इसका नाम लिख देता हूँ, लेट मी राइट सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा आपका NaCl। आप यहाँ पर ब्रोमीन आयोडीन भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट क्लोरीन क्या है बहुत ज्यादा हम लोग इजीली यूज करते हैं इसलिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप NaCl जो है वो एरो पे से निकल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपको ये वाला कंपाउंड दैट इज टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बना के जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन नेम में यहाँ ऑलरेडी लिखा है टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, क्या आप इसका IUPAC में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन आएगा। ठीक है, और ये उसका ब्रांच बन जाएगा। तो 3 कार्बन है इसलिए मैं लिखता हूँ प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैं लिखता हूँ एन। ये है मिथाइल और ये है मिथॉक्सी। तो मिथाइल और मिथॉक्सी में अल्फाबेटिकली मिथॉक्सी जीतता है इसलिए मैं लिखूंगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो विलियम सर्कल भी हमने बहुत अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3, और ताजुब की बात यह है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 भी मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है कि हमने ईथर और कहाँ बनाया था, ठीक है। याद कीजिए अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, जिसमें मैंने आपसे कहा था ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, वहां पर मैंने आपको एक मेथड सिखाया था मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, बाय यूजिंग डाइअज़ोमीथेन, करेक्ट। दैट मेथड वाज वेयर वी प्रिपेयर्ड एस्टर एंड सॉरी जहां पर हमने बनाया था ईथर, ठीक है, नॉट एस्टर, गलती से एस्टर बोल दिया, ईथर, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 देखिए ध्यान से, इसे हम कहते हैं मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो हम लोग ने ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है, आप पेज घुमा के उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जान लीजिए यहाँ पर कि देखिए अल्कोहल क्या होता है, R बॉन्डेड टू OH, ठीक है। इसका हम करना चाहते हैं मिथाइलेशन, तो हम लोग यूज करने वाले हैं मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय डैम। डैम मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो डैम मैंने निकाला है वर्ड, डैम ऐसा कुछ है नहीं, डैम का फुल फॉर्म होता है डाइअज़ोमीथेन, पर मैं उससे डैम बोलता हूँ ताकि मुझे फटाफट याद आ जाए, ठीक है। तो देखिए डैम डाइअज़ोमीथेन ऐसा दिखाई देता है CH2N2, ठीक है, दिस इज डाइअज़ोमीथेन, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। तो ये अल्कोहल के अंदर अगर हम लोग ने डाइअज़ोमीथेन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HBF4, ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है तो आप BF3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक के प्रेजेंस में अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो H है वो इस CH2 के पास चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3, और वो जो CH3 ग्रुप है वो पूरा ऑक्सीजन से फिर से कनेक्ट हो जाएगा, तो RO, देखिए OH बॉन्ड का ब्रेकिंग हो गया, तो ये जो H है इसके पास जाके क्या बना CH3, अब वो CH3 ही इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा ना कि, और नाइट्रोजन का क्या हुआ, नाइट्रोजन जो वो नाइट्रोजन गैस बन के लिबरेट हो गया, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा ROCH3, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं मिथाइल ईथर, ये ऐसा ईथर है जिसके अंदर एक तरफ मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मिथाइल ईथर, करेक्ट। तो ऐसे स्पेशल टाइप के ईथर जिनमें एक तरफ से इथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है उन्हें हम मिथाइल ईथर्स कहते हैं, और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ईथर्स के लिए ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, करेक्ट। इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए एक्शन ऑफ डाइअज़ोमीथेन ऑन इथाइल अल्कोहल, ऐसा मैंने अगर आपसे कहा कह दिया, तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। इथाइल अल्कोहल आप ड्रॉ कर लीजिए CH3CH2OH, इस पर एक्शन करेंगे डाइअज़ोमीथेन यानी CH2N2, ठीक है। कैटलिस्ट मत भूलिएगा HBF4 यूज करेंगे या तो फिर BF3, ठीक है। तो OH बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, H विल गो टू CH3, CH3 विल कम बैक टू O, तो ये क्या बनेगा CH3CH2O CH3, और नाइट्रोजन जो है वो गैस बन के निकल जाएगा। तो इसका अगर मैं नाम लिखूं तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, आईयूपीएसी में इथेनॉल, दिस इज डाइअज़ोमीथेन, एंड अगर इसका कॉमन नेम लिखा तो इथाइल मिथाइल ईथर, और आईयूपीएसी में लिखा तो मिथॉक्सी इथेन। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है, आप अपने बुक में जरूर इसको लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर रही होगी। इनफैक्ट ये मेथड से तो आप एनिसोल भी बना सकते हैं, क्योंकि एनिसोल एक टाइप का मिथाइल ईथर है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा कह दिया प्रिपेयर एनिसोल फ्रॉम फिनॉल, ठीक है, तो देखिए फिनॉल जो कंपाउंड है कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो बेंजीन रिंग है जिसके पास OH है, ठीक, और मैंने आपसे कह दिया कि भाई बना लो एनिसोल, तो एनिसोल क्या होता है OCH, तो आप देख सकते हैं कि ये एक मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर है ना, तो ये जो है वो मिथाइल ईथर की कैटेगरी में आ गया। तो देखिए अल्कोहल जैसा कंपाउंड है और ये मिथाइल ईथर बनाना है, तो सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल वाला मेथड ही चल जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ ये फिनॉल है, अल्कोहल नहीं है, बट यहाँ पर सिमिलर रिएक्शन ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं CH2N2 डाइअज़ोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली HBF4 या फिर BF3, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। नाइट्रोजन गैस लिबरेट करना मत भूलना, नाइट्रोजन गैस मस्ट बी लिबरेटेड, ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा, ठीक है, और यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है। तो देखो इसी तरह से 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे ईथर के, और तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सिर्फ रिवीजन था, और यहाँ पर ईथर का MOP भी साथ में खत्म हो गया, ठीक है। तो यही फायदा होता है अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी करते हैं, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत बेटर होते चले जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम देखते हैं थोड़े से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ईथर्स।
फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में हम देखते हैं कि देखिए डाईमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, ये सिर्फ दो ही ईथर्स है जो गैसियस स्टेट में है, बाकी सारे ईथर्स जो है वो लिक्विड होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस, अदर्स आर कलरलेस लिक्विड विद प्लेजेंट ऑर्डर। प्लेजेंट ऑर्डर यानी कि इनका स्मेल जो है वो अच्छा होता है, प्लेजेंट स्मेल होता है। ठीक है, लोअर ईथर्स आर हाईली वॉलेटाइल एंड हाईली इनफ्लेमेबल। ठीक है, यानी बहुत फटाक से आग पकड़ते हैं और बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, जरा भी आपने ढक्कन खोल के रखा ये एस्केप हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये तो कॉमन पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पे बढ़ता है और ऑफ कोर्स ब्रांचिंग बढ़ने पे कम होता है इन केस ऑफ आइसोमर्स। और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल रहा होता है ईथर्स के अंदर वो एक्जैक्टली 180 डिग्री नहीं रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऐसा हम लिखते हैं, बट ये एंगल 180 डिग्री नहीं होता है रियल लाइफ में। 180 डिग्री होता तो क्या होता है, इधर का डाइपोल मोमेंट और इधर का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता ना, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 आता, तो ईथर जो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए था। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ईथर है वो नॉन पोलर नहीं होता एग्जैक्टली, वो वीकली पोलर होता है। इसका मतलब क्या, जो बॉन्ड एंगल है वो 180 नहीं है, वो 110 डिग्री है, जिसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट्स है वो पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, जिसकी वजह से लाइटली पोलर नेचर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस पोलर नेचर की वजह से वो अल्कोहल के अंदर वाटर के अंदर हल्का सा सॉल्युबल होता है, बहुत अच्छी तरह से सॉल्युबल नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर अल्कोहल जैसे वाटर में अच्छी तरह से डिसॉल्व होता है, उसका रीजन ये था कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ईथर्स के अंदर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए ना। तो याद रखिए ईथर्स के अंदर अल्कोहल की तरह कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, जिसकी वजह से वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं उतनी अच्छी तरह से जितनी अच्छी तरह से अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो जो ईथर्स है इनकी सॉल्युबिलिटी इज लेस एज कम्पेयर टू अल्कोहल व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतने भी कुछ खास पॉइंट नहीं थे, बट जितने थे आपके टेक्स्ट बुक में मैंने सारे डिस्कस करने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब क्विकली मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी तरह से कोशिश आज करते हैं। ठीक है, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं अगर बात करूँ आपसे तो बहुत आसान केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो मैं आपसे एक ही रिएक्शन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो ईथर्स केमिकली इनर्ट होते हैं, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते सभी कंपाउंड्स के साथ में, इसलिए यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो एलिफेटिक वाले देख लेते हैं पहले, फिर एरोमेटिक में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हंसा, वो तो ऑलरेडी आपको आता ही है, वही सब है, तो वो मैं फटाफट करा दूंगा। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, सर एक ही रिएक्शन सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ एक्शन ऑफ कोल्ड HX ऑन ईथर, एक्शन ऑफ कोल्ड HX ऑन ईथर यानी कोल्ड हेलो एसिड HCl HBr HI। अगर मैं कोल्ड हेलो एसिड की बात करता हूँ तो देखिए सबसे अच्छी तरह से HI रिएक्ट करेगा, फिर HBr रिएक्ट करेगा, फिर HCl रिएक्ट करेगा, और HF की तो हम बात भी नहीं करते क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता इतना। तो HI HBr और HCl ये ऑर्डर चलेगा, क्योंकि HI का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है। HI रिएक्ट्स फास्टर देन HBr देन HCl। HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू HBr एज कंपेयर टू HCl, है ना। तो याद रखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं ईथर के ऊपर इसका एक्शन करता हूँ तो देखिए ROR ये ईथर है, और इस पर मैं कोल्ड HX फॉर एग्जाम्पल HI का एक्शन करता हूँ यहाँ पर अभी कोल्ड कंडीशन में, तो क्या होता है कि यहाँ पर आप कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। समझो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, R बॉन्डेड टू O प्लस एक R मिलेगा। इस तरह से मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो O है ऑफकोर्स वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और ये जो कार्बन है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, इस तरह से। अब HI जो है उसके अंदर H पॉजिटिव होगा, I नेगेटिव होगा, तो ऑपोजिट चार्जेस को अटैच कराएंगे, तो इसमें से जो पॉजिटिव होगा इसकी तरफ यानी इसकी तरफ H आएगा, तो एक अल्कोहल बनेगा और एक बनेगा अल्काइल आयोडाइड। अगर आपने HX Cl यूज किया होता तो अल्काइल क्लोराइड बनता, ब्रोमीन यूज किया तो अल्काइल ब्रोमाइड बनता, इस तरह से। तो अगर हम लोग एक्शन ऑफ कोल्ड HX ऑन ईथर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का मिलता है और एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का मिलता है। इनकेस यहाँ पर ये अल्काइल आयोडाइड है क्योंकि मैंने HI यूज किया। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा है, बट इस रिएक्शन के टाइम पे मैं आपको एक चार्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, कि जब आप रिएक्शन कर रहे होंगे तो तब कौन सा मॉलिक्यूल को आपको अल्कोहल बनाना है और कौन से मॉलिक्यूल को आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास में कोई दोनों ग्रुप सेम है, अगर आपके पास में सिमेट्रिकल ईथर है तो दोनों ग्रुप सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अल्कोहल बनेगा एक अल्काइल हैलाइड बनेगा।
लेकिन अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल, एक R छोटा है कम कार्बन वाला और एक बड़े कार्बन वाला है, तो ध्यान रखिए जो बड़ा वाला होगा ना, अनसिमेट्रिकल वाले में जो बड़ा वाला होगा उसे अल्कोहल बनाते हैं और जो छोटा वाला होगा उसे अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, क्योंकि उसके मैकेनिज्म के थ्रू यही आंसर हमेशा मिलता है। बट मैकेनिज्म आई डोंट थिंक डिस्कस किया है, अगर किया होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला ग्रुप है उसको अल्कोहल बनाना है, ठीक है। और सपोज अगर आपके पास में ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 3 डिग्री कार्बन है, ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन के अंदर क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इसके मैकेनिज्म के दौरान, तो इसलिए 3 डिग्री वाला कंपाउंड जो है उसको हमेशा अल्काइल हैलाइड बना दीजिए, ठीक है। 3 डिग्री वाले को अल्कोहल नहीं बनाते, 3 डिग्री वाला जो पार्ट है उसे अल्काइल हैलाइड में डाल दीजिए, ठीक। और समझ लीजिए किसी वजह से अगर आपका जो ईथर है वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, आर मतलब एरोमेटिक O R ऐसा ईथर है, एरोमेटिक टाइप ईथर है, तो याद रखिए फिनॉल बनाना चाहिए। फिनॉल बहुत ज्यादा स्टेबल स्पीसीज है, इसके लिए फिनॉल बनाना ही चाहिए। तो एरोमेटिक रिंग जो है उसको यहाँ रखने का, ठीक है। और बाकी जो भी होगा यहाँ पर वो अल्काइल हैलाइड में जाएगा, इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कि ये रिएक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं एक एक करके सारे एग्जांपल्स लेता हूँ और उसमें आपको सिखा जाऊंगा कि किस तरह से मैंने इस चार्ट को अप्लाई किया है उसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 मैं जरा कंसिडर करता हूँ। लेट अस से कि ऐसा कोई एक्शन दिया है कि एक्शन ऑफ HI ऑन डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। तो चलिए डाइमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3OCH3, ठीक है। इस पर मैंने एक्शन ऑफ HI कर लिया और इसको मैंने कोल्ड HI लिया, ध्यान रखिए HI यानी कोल्ड HI, इसका एक्शन कर दिया। तो अब क्या होगा, तो देखिए सिमेट्रिकल ईथर है तो कोई फंडा ही नहीं है, एक अल्कोहल बनेगा एक अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो कोई भी बॉन्ड तोड़ दो आपको एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी CH3OH और एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड CH3I ही मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल ईथर रखा है और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है कि देखिए एक्शन ऑफ कोल्ड HI ऑन मान लेते हैं मिथॉक्सी इथेन, ऐसा IUPAC ने आपको दिया मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप ड्रॉ कर लीजिए मिथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला। तो मिथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि CH3O और यहाँ पर होगा CH2CH3, ठीक। इस पर मैंने एक्शन कर लिया कोल्ड HI का, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। अब मिथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड बनाना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड बनाना चाहिए, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इसलिए ये चार्ट किया जाता है कि जब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो तो याद रखिए जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो बड़ा वाला होना चाहिए, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखता था कि अल्कोहल बड़ा हो उतना अच्छा हो, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि बड़ा वाला मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो ये जो है वो बड़ा वाला अल्कोहल बनाओ, ठीक है। तो इसमें देखिए ये मिथाइल वाला ग्रुप है और ये इथाइल वाला ग्रुप है, कौन सा वाला बड़ा वाला ग्रुप है, इथाइल वाला बड़ा वाला ग्रुप है, तो उसको अल्कोहल बनाओ। तो यानी इसमें है ना इथाइल अल्कोहल बनेगा, दैट इज CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल बन गया। और ये जो मिथाइल वाला ग्रुप है उसको आयोडाइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा CH3I। इस तरह से ये रिएक्शन चलेगा। उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक रिएक्शन और मैं बता देता हूँ आपको जिसमें 3 डिग्री कार्बन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले लिख लीजिए आप पॉज करके वीडियो, ठीक है। फिर मैं ये बोर्ड रब करता हूँ और फिर आगे लिखता हूँ, ठीक है। चलिए मान लेते हैं किसी वजह से अपने पास में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है कि भाई एक्शन ऑफ कोल्ड HI ऑन टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया तो टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कुछ इस तरह से दिखता है। तो पहले टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। फिर ये ईथर और ये साइड मिथाइल रहा हो, तो ये ऐसा कंपाउंड दिख रहा है। इसमें मैंने क्या कर दिया, एक्शन ऑफ HI कर दिया, एक्शन ऑफ HI कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर आपके पास में कोई 3 डिग्री कार्बन है, तो देखिए ये जो है वो 3 डिग्री वाला कार्बन है। तो अगर आपके पास में कोई 3 डिग्री वाला कार्बन वाला कंपाउंड होता है तो उस 3 डिग्री कार्बन वाले को आयोडीन या फिर हेलोजन में लेके आना चाहिए। तो मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूंगा और ये जो 3 डिग्री कार्बन वाला कंपाउंड है उसको हेलोजन दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 3 डिग्री वाला जो है वो हेलोजन बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री में हेलोजन बनना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होता है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन विच इज वेरी 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 स्टेबल। वी ऑल नो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल, राइट। और यहाँ पर जो बाकी का ग्रुप है यानी CH3 है और O है, उसको H दे दो, यानी क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके अच्छे तरह से दिमाग में आ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको कवर करता है, जैसे एरोमेटिक ईथर दिया है, जैसे मैंने किया एक्शन ऑफ कोल्ड HI ऑन, मान लेते हैं एनिसोल। तो अभी एनिसोल जो है बेटा वो एक एरोमेटिक ईथर है, तो ये बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पर O हो गया, यहाँ CH3 हो गया। अब इस पे मैंने एक्शन ऑफ HI कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर देखिए जो एरोमेटिक वाला ग्रुप है उसको तो फिनॉल बनाना चाहिए, क्योंकि फिनॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फिनॉल जो है कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है, इसलिए फिनॉल तो बना ही लिया हमने। और जो CH3 वाला ग्रुप है उसे रख दो CH3I के अंदर, ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि किस तरह से इस ईथर के अंदर देखना चाहिए कि सिमेट्रिकल है तो कोई फंडा नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अनसिमेट्रिकल है तो बड़े वाले को अल्कोहल बनाओ, छोटे वाले को अल्काइल हैलाइड। अगर मान लो किसी में 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री वाले को अल्काइल हैलाइड बनाओ, और अगर एरोमेटिक वाला है तो आपको फिनॉल बनाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो आपको मैंने बताया कि एक्शन ऑफ कोल्ड HI क्या होता है और कैसे करते हैं वो क्लियर रहा होगा, और उस पर एग्जाम्पल भी हमने काफी देख लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। हाँ, जरूरी नहीं आप HI ही यूज करो, आप HCl HBr भी यूज करोगे तो सिमिलर रिएक्शन ही मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 2, ठीक है, वो इसी के जैसा है, बस फर्क यह है कि कोल्ड के जगह अब हम हॉट और एक्सिस में यूज करेंगे HX को, ठीक है। तो पहले ये वाइप कर देता हूँ, लेट मी वाइप दिस ऑफ फर्स्ट, फिर हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए रिएक्शन नंबर 2 में एक्शन ऑफ हॉट एंड एक्सेस ऑफ HX ऑन ईथर, ठीक है। ईथर के ऊपर अब किसका एक्शन करेंगे, हॉट और एक्सेस ऑफ HX, ठीक है। तो इसमें भी सिमिलर ऑर्डर HI HBr HI HCl, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जब आप ईथर लेते हैं और इसमें आप ऐड करते हैं HX, और जब ये हॉट कंडीशन में होता है, ठीक है, हॉट, और साथ में ही एक्सेस में होता है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के ही बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो R है इस X के साथ में RX बनाएगा, ये वाला जो R है वो एक्सेस में है ना ये वाला कंपाउंड, तो ये वाला बहुत सारा होगा, तो दूसरे वाले X के साथ में RX ही बनाएगा, ठीक है। तो सर ये H का क्या हुआ और ये O का क्या हुआ, तो ये दो यूज हुए, तो इसके 2 H और इसका O क्या बन के निकल जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा। तो बात ध्यान में रखना कि जब भी आप ईथर के अंदर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल HI का यूज कर रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है एक्सेस और मैंने कर दिया है हीट, तो समझ लीजिए सीधा अल्काइल हैलाइड बना के आने का। यहाँ पर आयोडीन यूज किया, इसके लिए अल्काइल हैलाइड बनाने का लगेगा 2 मॉलिक्यूल्स। अब चाहे ये सिमेट्रिकल हो तो भी अल्काइल हैलाइड बनेगा, अनसिमेट्रिकल हो तो भी दोनों ही अल्काइल हैलाइड बनेगा, 3 डिग्री वाला हो तो भी दोनों अल्काइल आयोडाइड ही बनने वाला है, और एरोमेटिक हो तो भी दोनों अल्काइल आयोडाइड ही बनने वाला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं रखना पड़ेगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन 3 डिग्री है, कौन एरोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हॉट और एक्सेस में रहेगा तो दोनों ही मॉलिक्यूल अल्काइल आयोडाइड बनेगा, यही एक फंडा है, बहुत आसान है। और ऑब्वियसली यहाँ से वाटर निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2 रिएक्शन सिखाए आपको, एक था कोल्ड जिसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है कि 2 मॉलिक्यूल मिलता है, एक अल्कोहल एक अल्काइल हैलाइड, तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा कौन सा अल्काइल हैलाइड मिलेगा उसके लिए मैंने आपको चार्ट दिखाया और उसके एग्जांपल भी सॉल्व करके बताया। और एक रिएक्शन जो था जिसके अंदर क्या होता है एक्शन ऑफ हॉट एंड एक्सेस HI, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, हॉट और एक्सेस में HI होगा, दोनों ही मॉलिक्यूल अल्काइल हाइड्राइड बना के आ जाने का, दैट्स ऑल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो रिएक्शन है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बाकी के जो रिएक्शंस है ईथर के वो बहुत ही इजी है, मैं एक एक करके सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा क्या होने वाला है। देखिए जैसे रिएक्शन नंबर 3 में हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इतना आसान टॉपिक है, कैसे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं एक्शन ऑफ एसिड वाला वाटर, ठीक है, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कर सकते हैं या फिर डाइल्यूट HCl कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो उसमें क्या होता है, देखिए अगर मैं देखता हूँ ROR ये ईथर है, ठीक है, इस पे मैंने एक्शन कर दिया, मान लेते हैं डाइल्यूट
H2SO4 का, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर रखता हूँ, अंडर प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ROH और ROH, ये ईथर स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, हाइड्रोलिसिस के अंदर एसिड जो है वो सिर्फ कैटलिस्ट का काम करता है, काम असली कौन करता है, वाटर। तो वाटर को लिखता है HOH। तो देखिए ये ROH एक अल्कोहल बन जाएगा, ये वाला एक ROH एक अल्कोहल बन जाएगा, यानी ईथर जो है उसके अंदर डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड अंडर प्रेशर डालने से तो अल्कोहल मॉलिक्यूल बनते हैं। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमने ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ये मेथड ऑलरेडी देखा हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने ये मेथड ऑलरेडी देखा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एरोमेटिक कंपाउंड लोगे तो आपको एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनॉल मिलेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, नो नीड टू डिस्कस फर्दर। और एक रिएक्शन मैं और बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हमको पता है कि ईथर जो होता है बेटा वो न्यूट्रल होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो वो किसी के साथ कोई भी एसिड या किसी बेस या किसी एक्टिव मेटल या फिर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ ज्यादा रिएक्शन बताता नहीं। पर हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, ये हमने बहुत बार देखा है। ऐसा क्यों होता है वो बता देता हूँ कि जो ईथर है ROR, उसके ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, मान लेते हैं HOSO3 जैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। जब ऐसा होता है तो ROR एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पर OSO3H के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गए इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज। तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड आप ईथर के अंदर डालते हो तब क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से एक पॉजिटिव स्पीसीज और एक नेगेटिव स्पीसीज क्रिएट हो जाती है, यानी एक सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है। अब सॉल्ट जो होता है वो तो किसी भी सोल्यूशन के अंदर बहुत अच्छी तरह से आयोनाइज होने की वजह से डिसॉल्व स्टेट में रहता है। तो लोगों को लगता है कि ईथर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज वो आयोनिक फॉर्म में आ जाता है, दैट्स ऑल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईथर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ ऐसा कहता हूं कि ईथर डिसॉल्व्स इन H2SO4, इसका रीजन है, बाकी ये कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो आपको क्लियर आएगा दिमाग में। तो यहाँ पर देखिए सारे एलिफेटिक ईथर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो हम ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं हंसा, उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। वो रिएक्शन के मेथड्स तो ऑलरेडी आपको पता है, बस यहाँ पर हम थोड़े से देख लेंगे कि कैसे करते हैं उस रिएक्शन को, दैट्स ऑल। फिर ये चैप्टर जो है यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट आज के लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कि एरोमेटिक ईथर के ऊपर रिएक्शन कैसे होता है। तो हमको जो एरोमेटिक ईथर समझना है बेटा वो एक ही है, दैट इज एनिसोल। अपने सिलेबस में एक ही एरोमेटिक ईथर पढ़ना है, दैट इज एनिसोल, दैट इज बेंजीन रिंग रहेगी, ठीक है। और ये रहा एनिसोल। तो अगर आप ध्यान से देखें इस तरफ, तो ये जो एनिसोल के ऊपर जो O ग्रुप है ये OCH3 ग्रुप है, ठीक है। और ये जो OCH3 ग्रुप होता है बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो मैं अगर इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं जो कि ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है, फिर भी मैं आपको चलो बना के बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो आपका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ आ जाएगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, ठीक है। तो अपना अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए, ठीक है। फिर ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो अगला ऐसे करके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि हम 11th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और किस तरह से उसका सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिर ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर। तो आपका आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हुए आपको एनिसोल जो है वापस मिल जाएगा, बस अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को तो आप देख सकते हैं कि जो OCH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन की तरफ डोनेट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ रही है ना। अगर मैं इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ करता हूँ तो वो हाइब्रिड भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो लेट मी से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसे मैं कह सकता हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। और साथ ही कह सकता हूँ बेंजीन
रिंग एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग यानी वो बेंजीन रिंग को और भी ज्यादा रिएक्टिव कर देता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर में रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं इसकी तरफ फेंकता हूँ तो इलेक्ट्रोफाइल यानी समथिंग विच इज पॉजिटिव, तो वो या तो ऑर्थो पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट होगा या तो पैरा पोजीशन की तरफ, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करता है ये OCH3 ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी होने वाले हैं, जितने भी यानी कौन से हंसा, H stands for halogenation, A for acylation, N stands for nitration, S for sulfonation, A for acylation. Acylation and alkylation are Friedel-Crafts reaction, ये भी आपको पता है। ये सारे के सारे रिएक्शंस या तो ऑर्थो पोजीशंस पर हो रहे होंगे या तो पैरा पोजीशंस पर हो रहे होंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी थी, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल करके बता दिया कि देखो ऐसी होती है, ठीक है। ये इतना इजी टॉपिक है ना बेटा कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ठीक है। आप सारी चीजें अपने आप समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये हम ऐसा बहुत बार कर चुके हैं ना। सेम फंडा फिनॉल में था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सेम फंडा अल्काइलाइड में भी था। तो ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठती बिल्डअप होती चली जा रही होंगी, ठीक है। अब देखिए एनिसोल के ऊपर हम लोग हंसा यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, ESRs कर लेते हैं। मेरे मार्कर का इंक खत्म हो गया है, बट ठीक है कोई बात। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले वाला हम जो करने वाले हैं वो है हैलोजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हैलोजिनेशन के अंदर बहुत सारे कर सकते हैं, क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, बट मैं यहाँ पर ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ। आप बाकी के ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड एक मीडियम यूज किया है यहाँ पर, दैट्स ऑल, नथिंग मच। तो ठीक है कर लेते हैं। देखो ये रहा एनिसोल दैट इज OCH3। ब्रोमिनेशन करने के लिए हम इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मीडियम रखा है एसिटिक एसिड, तो COH एसिटिक एसिड। यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट, एक पैरा प्रोडक्ट। तो ठीक है ऑर्थो प्रोडक्ट दोनों बना लेते हैं। तो ये देखो OCH3 एज इट इज, ऑर्थो से H निकल जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा ब्रोमीन, जो बचा हुआ ब्रोमीन है उसके साथ में जाके HBr बनाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये दो बार लूँ और ये भी दो बार लूँ तो मुझे एक और प्रोडक्ट मिलेगा पैरा पोजिशन पर, क्योंकि वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पैरा, करेक्ट। तो यहाँ से निकला हुआ H और इसका एक बचा हुआ ब्रोमीन यहाँ पर फिर से क्या बनाएगा HBr। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर ये पैरा प्रोडक्ट ऑपोजिट साइड पर है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल रहा होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो है वो एक मेजर प्रोडक्ट है और ये जो है वो एक माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलो इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑर्थो, कॉमन नेम में ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। और ये हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक। और अगर मैं IUPAC नेम की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो एनिसोल, एंड आई कैन से हियर क्या आ जाएगा पैरा है तो 4 लिखना चाहिए ना, 4 ब्रोमो एनिसोल, इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो ये हो गया हैलोजिनेशन, ठीक है। सिमिलर तरीके से हम फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन भी कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं कि कैसे फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रेशन भी देख लेंगे। सल्फोनेशन तो खैर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वरना मैं तो वो भी बता देता आपको कैसे करते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, चलो देखते हैं जरा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। पहले अल्काइलेशन देख लेते हैं और फिर मैं आपको बता दूंगा असाइलेशन भी, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, आप एनिसोल लीजिए, ठीक है। बेंजीन रिंग पर OCH3, जरा एनिसोल। इसमें फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन करने के लिए आपको यूज करना होता है अल्काइल हैलाइड, और ऑफ कोर्स फिडेलक्राफ्ट का रिएक्शन है तो आपका कैटलिस्ट हो जाएगा एनहाइड्रस AlCl3 एंड पाइरिडीन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑफ कोर्स ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पर जो है OCH3 एज इट इज रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, इसी को तो अल्काइलेशन कहते हैं। और ये X और यहाँ से निकला हुआ H क्या बनेगा HX, जो कि एक एसिड है विच विल बी लेटर न्यूट्रलाइज्ड बाय पाइरिडीन, ठीक है। ये तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिल गया। और सिमिलरली आपको यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन लिखा है ये जनरल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर R है।
आप यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का एक्शन करेंगे तो मिथाइल ग्रुप आएगा, इथाइल का एक्शन करेंगे तो इथाइल ग्रुप आएगा। इस तरह से आपको जो भी अल्काइल ग्रुप चाहिए उस अल्काइल ग्रुप को आपको यहाँ पे लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ रिपल्शन फैक्टर्स विच आर वेरी लेस। और इसमें रिपल्शन फैक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये कम बनते हैं, दैट इज दिस इज माइनर प्रोडक्ट, दैट इज इट, ठीक है। तो ये हो गया बात अल्काइलेशन का। सिमिलरली अगर मैं असाइलेशन की बात करता हूँ तो देखिए एनिसोल के ऊपर अगर मुझे असाइलेशन रिएक्शन करना है तो असाइल हैलाइड लाना पड़ेगा, जो कि एक असाइल हैलाइड से आता है, असाइल ग्रुप, असाइलेशन के लिए असाइल ग्रुप जो असाइल हैलाइड से आता है, या तो फिर आप इसे ऐसे एनहाइड्राइड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस ऑलरेडी मैंने बहुत सी बार करा दी है, ठीक है। ऑफ कोर्स फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है तो एनहाइड्रस AlCl3 एंड पायरिडीन यूज करके आप कर सकते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ पर OCH3 तो रहेगा, बस यहाँ पर ऑर्थो पर अब इस बार अल्काइल नहीं असाइल ग्रुप लगेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जो X है वो इसके H के साथ में HX बनाएगा कि नहीं, ऑर्थो प्रोडक्ट है। सिमिलरली आपको पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक जनरल रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एसिडोफिनोल ग्रुप लाना चाहते हैं, जो भी ग्रुप लाना चाहते हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये सारे ग्रुप आप यहाँ पर से ला सकते हैं, ठीक है, दैट इज इट। तो मैं इस पे ज्यादा ये एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ, इजी है, चीजें तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया फिडेलक्राफ्ट का। अब एक रिएक्शन बाकी है, आखिरी रिएक्शन है इस चैप्टर का, दैट इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन तो आपको पता है नाइट्रो ग्रुप हम लाते हैं, तो देख लेते फटाफट कि ये एनिसोल है, OCH3 ग्रुप है। नाइट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पर एक्शन ऑफ कॉन्क HNO3 करेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। OCH3 ऑर्थो पर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, तो इसे ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल कह देंगे। ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जब OCH3 के हिसाब से पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आएगा, दैट इज पैरा नाइट्रो एनिसोल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रेशन भी हमने कर लिया, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में मैंने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों ही पार्ट अच्छी तरह से क्लियर कर दिए। होमवर्क में मैं तो आपसे कहूंगा सिर्फ ईथर जो कि इतना इजी चैप्टर है, फटाफट देख लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। मोस्टली सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, अल्कोहल्स के यूजेस, फिनॉल्स के यूजेस और ईथर के यूजेस टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हैं। यूजेस सिर्फ 2-3 यूजेस दिए हैं, आप प्लीज यूजेस लर्न कर लीजिए, आपके नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में यूजेस लिख के दिए हैं वही मैं यहाँ लिखूँ, फिर यहाँ से आप अपने नोटबुक में लिखो, उससे अच्छा आप टेक्स्ट बुक से देख के लिख लो डायरेक्ट। यूजेस तो आसान है, वो तो आपको समझ में आया, इसमें कुछ सिखाने तो होता नहीं है, इसका यूज है तो वो तो आप जानिए उसका क्या यूज है, ठीक है। और साथ में मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करें, जो टेक्स्ट बुक के पीछे इस चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज दी हुई है, आप कोशिश करें कि वो एक्सरसाइज सॉल्व कर पाए हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर ही पा रहे होंगे अगर आपने बहुत अच्छे से मेरे चैप्टर्स को देखा है, समझा है और नोट्स बनाते हुए प्रैक्टिस किया है, तो ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो मैं तो हूँ सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आज अपना अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर वो बिगेस्ट चैप्टर आपको फील भी नहीं होगा क्योंकि हमने इतने रिएक्शंस ऑलरेडी कर लिए हैं कि वहां पर इतने फटाफट रिवीजन होने वाली है, ठीक है। बहुत इजी लगेगा वो चैप्टर, बट एक शर्त है, वो चैप्टर चालू होगा आई गेस नेक्स्ट जब भी मेरा लेक्चर होगा, बट प्लीज आप उसके पहले अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अच्छे से लर्न करके रखिए, ठीक है। दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।